गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फॉल की। अब तक हम लोगों ने जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, जो लेसन है, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ अभी पढ़ चुके हैं, जैसे कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और वेरिएशन इन जी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कब कब ये वेरी करेगा, कब कब चेंज होगा, वो भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और उस पे बेस्ड फार्मूला और न्यूमेरिकल देख चुके हैं। तो ये एक्चुअल में जो टॉपिक है फ्री फॉल, ये पहले का ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसे पहले ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा बाद में इसको कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए फ्री फॉल होता क्या है उसको समझते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से वो फॉल हो रहा हो, अगर इस ऑब्जेक्ट पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल मतलब जी लग रहा हो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो इस ऑब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई, जैसे कि आप कोई सर्टेन छत पर से या फिर कहीं ऊपर ऊंचे टावर से अगर कोई बॉल या कुछ भी फेंकते हो, तो उस पर अगर केवल उस ऑब्जेक्ट पे जो आप ऊपर से फेंके हो उस पर अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं फ्री फॉल जब होता है तो उस वक्त जो कुछ सर्टेन हाइट से हम लोग छोड़ रहे हैं, तो उस वक्त जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। अगर हम एक्चुअल फ्री फॉल की बात करें तो वो जो होता है वैक्यूम में होगा, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। मतलब कि एयर, देखो कोई चीज़ ऊपर से जा रहा है या फिर तुम काफ़ी तेज़ दौड़ पा रहे हो, तो दौड़ते हो तो तुम्हें एक लग रहा है कोई चीज़ रेजिस्ट कर रहा है, मतलब रोक रहा है, एयर रोक, मतलब एयर रोक पाता है, तो एयर रेजिस्टेंस वहाँ पे नहीं होता। तो एक्चुअल में फ्री फॉल जो होता है वैक्यूम में होता है, ठीक है। चलो, तो ये था फ्री फॉल। आप वैसे भी बहुत कुछ इसके बारे में जानती हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, तो आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लो इसको। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोशन चैप्टर में भी पहले भी ये चीज़ें हम लोगों देख चुके हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो ग्राउंड से यहाँ से थ्रो किया गया ऊपर की तरफ और वहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होगी उसको जैसे आप न्यूमेरिकल में, आप कल हम लोग मैंने दिया था कुछ न्यूमेरिकल इस टाइप के, तो आप लोगों ने अच्छा मतलब अच्छा परफॉर्म करा, सब बच्चों ने अच्छा करेक्ट आंसर किया था, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको मैं आप इनिशियल वेलोसिटी दोगे, मतलब यू कुछ दोगे तभी तो वो ऊपर जाएगा, यू जीरो यहाँ पे नहीं होगा। तो मतलब क्या, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दोगे तब वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने पे क्या होगा, वहाँ पे जाके कुछ पल के लिए वहाँ पे रुकेगा ऑब्जेक्ट, फिर से वो वहाँ से नीचे आएगा, तो वहाँ उसका ये जो ऑब्जेक्ट नीचे से आप थ्रो के इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाके ये उसका वेलोसिटी जो वी है वो जीरो हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से ये रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, रुका है तो कुछ पल रुका है, तो यहाँ से उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी जब ग्राउंड में टकराएगा कुछ और उसका होगा। देखो इस दौरान जो यहाँ से जाने में टाइम लगा है और वहाँ से लौटने में टाइम लगा है, दोनों टाइम इक्वल होता है। आप इस टाइप का अगर कोई न्यूमेरिकल पूछे कि यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट इतने टाइम में ऊपर गया है, फिर वहाँ से नीचे जो आएगा कितना टाइम लगेगा, तो सेम टाइम होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि जी का वैल्यू पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, तो इस हिसाब से आप ये तीनों इक्वेशंस को आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा, जब आप वार्ड का कोई चीज़ थ्रो करते हो तो जी का वैल्यू नेगेटिव लेना, और ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है जी का वैल्यू पॉजिटिव लेना। तो इस हिसाब से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को पता ही होगा कैसे सॉल्व करना है। मैक्सिमम बच्चे ने अच्छा परफॉर्म करा था, न्यूमेरिकल बन रहा उनसे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी बुक में मैंने चेक करा था, नहीं है, फिर भी मैं ये केपलर्स लॉ पूछ रहा हूँ, क्योंकि एनटीएससी एग्ज़ाम में जैसे कि आपका वेरिएशन इन जी है वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है तो केपलर्स का थर्ड लॉ जो है वहाँ से आता है। तो देखते हैं हम लोग क्या है ये केपलर्स लॉ, ठीक है। तो ये है केपलर्स लॉ। केपलर्स इसके बारे में कुछ जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था ग्रेविटेशन चैप्टर का, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बात करा था, टाइको ब्राही, केपलर्स के बारे में, एरिस्टोटले, गैलीलियो, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। तो
यहाँ पे क्या है कि केपलर्स लॉ में क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या बोला। देखो, जैसे कि कोई सन है ना, अपना जो सन है, अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करता है, एक्चुअल में ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता है, सर्कुलर पाथ में नहीं करता है, ये इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। अब पूछोगे सर ये एलिप्स क्या होता है, जिसे ओवल शेप बोलते हैं ना, बोलते हैं ओवल शेप, तो उसको बोलते हैं एलिप्स। जैसे कि हर एक चीज़ जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि सर्कल ये होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, हर चीज़ का अपना एक इक्वेशन होता है। तो ये भी ज्योमेट्री के पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं, और जो सन होता है इनके सेंटर पे, जैसे कि ये इलिप्स हो गया तो ये सेंटर हो गया ना, तो सेंटर पे नहीं होके ये दो फोकस पे कहीं होता है। जो इलिप्स में होते हैं दो फोकस होते हैं, तो इनको बोलते हैं फोकस। ठीक है, इन दो फोकस में कहीं एक जगह पे सन होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ बोला। सेकंड में कुछ और बात ही करा है कि जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जब प्लैनेट जो है सन के नियर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे उसका स्पीड फास्ट हो जाता है, और दूर जाएंगे तो फिर उसका स्पीड स्लो हो जाता है। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि सन के अराउंड अगर दो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस पे होगा दोनों प्लैनेट, एक का टाइम पीरियड इतना है तो दूसरे का टाइम पीरियड कितना, इसके बीच में एक रिलेशन इन्होंने दिया। तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं केपलर्स लॉ क्या बोला है। तो यहाँ पे आज जैसे कि आप मैंने बताया था कि जो केपलर्स लॉ है, इन्होंने टाइको ब्राही का ही जो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं थ्योरी वगैरह जो भी था इसका मटेरियल, उन्हीं को इन्होंने एक्सप्लेन करा है, उन्हीं को समझाया, अपना लॉज दिया था। कई जगह आपको केपलर्स लॉ में ब्राहिस लॉ मिलेगा, तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं केपलर्स के फर्स्ट लॉ पे। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ में इन्होंने बोला कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज वन फोकस ऑफ इलिप्स। बोल रहा है कि जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और जो सन होते हैं वो किसी एक फोकस पे होते हैं, जो इलिप्स होते हैं उनके दो फोकस है, इन दो फोकस में से कहीं एक जगह पे सन होगा। तो ये इन्होंने फर्स्ट लॉज में बताया। इनका जो केपलर्स का फर्स्ट लॉ है, उन्होंने बताया कि सन जो है जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, और जो सन होंगे इलिप्स के किसी एक फोकस पे होंगे। ठीक है, इन्होंने इन्हें फर्स्ट लॉज बताया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ दें, आगे की टॉपिक देखते हैं। ठीक है, वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो जैसे आपको इलिप्स के बारे में थोड़ा बहुत कहीं पे यूट्यूब या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो, थोड़ा और इलिप्स के बारे में पता चलेगा, और इसके बारे में और भी चीज़ें डिटेल से पता। जैसे आपको इलिप्स का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना इक्वेशन होता है। यहाँ ए बी क्या है वो सब चीज़ पता चलेगा। तो अभी क्लास 9th में ये सीधे आपको 11th-12th में आपको ज्योमेट्री में मिलेंगे, जब पढ़ोगे क्या एलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। तो ठीक है, तो अपन जितना हमें ज़रूरत है उतना ही मेन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जितना आपका काम चल जाए उतना ही हमें समझना है। ठीक है, चलो, तो हम लोग इन्हें फर्स्ट लॉ यहाँ पे देखा केपलर्स का। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ को समझने के लिए ना ये दो स्टेटमेंट को पहले समझ लो अच्छे से, ध्यान से, ये दो स्टेटमेंट को, तब आगे की चीज़ें समझ में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर सन जो होता है, जो प्लैनेट है सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करते हैं सन के अराउंड, अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, कब क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। जब प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन इट इज़ नियर, प्लैनेट्स का स्पीड जो होता है फास्टर हो जाएगा जब सन के पास पहुंच जाएगा, और प्लैनेट्स का स्पीड जब दूर हो जाएगा तो इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा इन्होंने केपलर्स ने नहीं बताया कि प्लैनेट्स का जो स्पीड है वो अलग अलग कैसे हो सकता है, इन्होंने केपलर्स ने इस लॉज में नहीं बताया है।
तो आपको इसके लिए क्यों हो रहा है ऐसा, आपको जो गैलीलियो का जो लॉ है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे केपलर्स की, तो केपलर्स लॉ पे ही बात करेंगे। तो इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया कि प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि जब प्लैनेट सन के नियर पहुंच जाएगा तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। जब दूर हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा, तब क्या है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है। ये दोनों लॉज नहीं है, एक स्टेटमेंट है, लॉज यहाँ है। इनको पढ़ना पड़ेगा केपलर्स का थर्ड लॉ समझने के लिए। केपलर्स का थर्ड लॉ में यहाँ पे केपलर्स ने बोला है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। नहीं पता चला, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, प्लैनेट स्वेप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड द सन। प्लैनेट जो है इक्वल एरिया, अब पूछोगे सर ये एरिया कहाँ से आया, ठीक है मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखो और सपोज करो कि जो प्लैनेट है, यहाँ पे सपोज करो जब आप यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हो कि यहाँ पे सपोज करो आपने क्या करा, जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड यहाँ पे हमने 30 मिनट ले लिया। बस मैं आपको समझाने के लिए एज ए एग्जाम्पल बस ये 30 मिनट ले रहा हूँ या फिर 1 आवर, जो भी कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 आवर कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्लैनेट जो है दूर है तो प्लैनेट क्या होगा, स्लो उसका जो स्पीड होगा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने टी टाइम में प्लैनेट यहाँ से और यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ये वाला एरिया यहाँ पे कंसिडर कर दो, कितने t इक्वल्स टू 1 आवर में हमने कंसिडर करा। अब प्लैनेट जब नज़दीक पहुँचेगा तब क्या होगा, यहाँ से नज़दीक है तो क्या होगा कि 1 आवर में t इक्वल्स टू 1 आवर जब कंसिडर करोगे तो एरिया यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये वाला एरिया, ये वाला शेडेड एरिया और ये वाला शेडेड एरिया, दोनों एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा बोल रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जब दूर है तो स्पीड स्लो है। अब यहाँ से जब दूर से स्पीड स्लो है तो दूर से आप एरिया ये ड्रॉ करो, स्पीड स्लो बहुत कम डिस्टेंस, तो ये वाला एरिया है, ठीक है। अब पास पहुंचा तो उतना ही टाइम में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया है दोनों इक्वल हो जाएगा, ये A1 और ये A2, तो बोथ आर इक्वल कर सकते हो, ठीक है। अब आया समझ में। तो ये है कि जब टाइम पीरियड उतना जितना कांस्टेंट अगर टाइम पीरियड है तो जो जितने टाइम में वो सन के जो रिवॉल्व कर रहा है वो एरिया जो है सेम होता है। हाँ, वेलोसिटी अगर प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कब होगा, जब प्लैनेट्स के करीब नज़दीक पहुंच जाएगा, और वेलोसिटी स्लो कब हो जाएगा, जब सबसे दूर होगा, फार्दर होगा, ठीक है। तो ये था आपका केपलर्स का सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ पे बात करते हैं। थर्ड लॉ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, केपलर्स के थर्ड लॉ। तो केपलर्स का थर्ड लॉ यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लॉज को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा हूँ। इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि आप क्या है कि बीच में हमने एक सेंटर ले रखा है, बीच में सेंटर नहीं है एक्चुअली, ये इलिप्स में है, जहाँ पे है इलिप्स का फोकस पे सन है। अब यहाँ पे क्यों कि सन से एक प्लैनेट है इतने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, उस प्लैनेट को हमने कंसीडर कर लिया P1, और जो प्लैनेट एक चौड़ा और एक चक्कर लगाएगा ना, रिवॉल्व करेगा, वो t टाइम में रिवॉल्व करेगा, T1 टाइम में। और सन से एक प्लैनेट और है, दूसरा प्लैनेट है वो, कि जो दूसरा प्लैनेट है वो R2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और दूसरा प्लैनेट को हम लोगों ने P2 कंसिडर करा, और जो दूसरा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है वो T2 टाइम में रिवॉल्व कर रहा है। तो इतनी चीज़ समझ में है। तो यहाँ पे केपलर्स का थर्ड लॉज का स्टेटमेंट समझ में देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। मतलब क्या बोला कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मीन डिस्टेंस होगा। मीन डिस्टेंस मतलब सन और प्लैनेट के बीच का मीन डिस्टेंस, वो क्यूब के बराबर होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसी चीज़ को इन दोनों प्लैनेट्स के टर्म में लिख सकते हो, T2 डिवाइड बाई T1 का होल स्क्वायर अपॉन इज इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाई R1 का क्यूब। ये इसको याद कर लो। हाँ, यहाँ पे मैं प्रूव आपको नहीं शो कर रहा हूँ। हाँ, आप बोलोगे सर
एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे कि आपने बोला कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ आपने आप आर क्यों लिया कि रेडियस तो सेम होना चाहिए। हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे हमने किताबों में भी आर रहता है। हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे आपको ए क्यूब मिलेगा, जो क्या बोलते हैं, इलिप्स होता है ना, इलिप्स। इलिप्स में इसको बोलते हैं क्या चीज़, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, वो कितना ज़्यादा चिपटा हुआ है, और उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो वहाँ पे ए क्यूब मिलेगा किताबों में। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप आगे की क्लास में जब पढ़ोगे तो यहाँ पे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा हूँ, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। इस फॉर्मूले से कई बार न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो आगे की क्लास में हो सकता है मैं आपको ये इस पे बेस न्यूमेरिकल करवाऊँ, ठीक है। तो आया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 ले सकते हो। कई जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो प्रूव करा था ना, आप इनको सर्कुलर ऑर्बिट में लेके करा था, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इलिप्टिकल है, तो आर तो हो ही नहीं सकता ना। तो कोई बात नहीं है, आ, किताबों में भी ऐसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब 11th में पढ़ोगे तो वहाँ आपको ए लेके ही करेगा, वहाँ पे प्रूफ मिलेगा अच्छे से, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी लगता है उनके हेल्प से आप वहाँ पे प्रूव करोगे। तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बनेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते भी हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।